हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें आज हम लोग 24 जून 2021 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस उसको देखने वाले हैं। आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, उसके प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, जिसमें हम लोग हिंदू, पीआईबी जितने भी और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके मिलते रहते हैं उसको कंबाइन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे चैनल का नाम है, दैट इज़ एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको कोई भी और अमेंडमेंट चाहिए। ठीक, सो दिस इज़ रिगार्डिंग मी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट, ठीक है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की बात करते हैं। इसकी लोकेशन पहले देखते हैं, ठीक है। इंडिया के कंटेक्स्ट में ही हम लोग कुछ देख रहे होंगे, बट लेट्स सी ये लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले तो कैरिबियन में ये आपकी एक आइलैंड कंट्री है, ठीक, जो आपको कहाँ मिल जाएगा, लेसर एंटिलीज़ के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। अब आप सोच रहे होंगे लेसर एंटिलीज़ कहाँ है, तो वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, जो कैरिबियन सी में आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे मिल जाता है, वहाँ के साउथ ईस्टर्न पार्ट पे आपको ये आइलैंड कंट्री मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो कैरिबियन सी क्या है, यहाँ पर ये आपके अटलांटिक ओशन से जाके क्या करता है, कंबाइंड हो जाता है। तो दिस इज रिगार्डिंग सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के बारे में। इसकी लोकेशन देख रही है, लेसर एंटिलीज़ के साउथ ईस्टर्न पार्ट में मिल जाता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो भी आपका सेंट विंसेंट है, इसने एक तरीके से इंडिया के साथ में क्या करा है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। कैबिनेट ने, हमारे इंडिया कैबिनेट की बात करते हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट को अप्रूव कर दिया है इंडिया एंड सेंट विंसेंट के बीच में। किस चीज़ के रिगार्डिंग, ताकि हम जो टैक्स है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, असिस्टेंस है, किस तरीके से हम टैक्स को कलेक्ट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकें, उसको साझा कर सकें, ठीक। सो यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा एक और टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, इसलिए मैंने इसके बाद इसको डाल दिया। जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड अदरवाइज अगर आप इसको कोड करना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो TIWB प्रोग्राम की बात करते हैं, ठीक। ये भूटान के टैक्स इंस्पेक्टर्स की बात हो रही है, जो अब क्या करेंगे, इंडिया के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो क्यों करेंगे, ताकि भूटान का जो टैक्स सिस्टम है, जो भी टैक्सेशन सिस्टम है, उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा रोबस्ट बना सके। भूटान अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। वहाँ के टैक्स ऑडिटर्स को हम लोग स्किल सिखाएंगे, किस तरीके से वो ऑडिट प्रैक्टिसेस को, ठीक है। अगर टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, आपको टैक्स कलेक्ट करना है तो वहाँ पर ऑडिट करनी पड़ती है ना। कैसे पता लगता है किसी ने टैक्स दिया है, नहीं दिया है, ऐसे तो कोई टैक्स की चोरी हो जाती है ना, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो उसी पार्ट को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम टैक्स ऑडिटर्स को क्या करेंगे, स्किल देंगे, किस तरीके से आप अपने ऑडिटिंग को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें, ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात करें, तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में क्या की जाएंगी, फोकस की जाएंगी। दूसरा, जो हमारा साउथ साउथ कोऑपरेशन है, उसी का एक पार्ट फॉर्म कर रहा है इंडिया और भूटान के बीच में ये एग्रीमेंट। एक और चीज़ ये अगर देखेंगे तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है। किसका किसका जॉइंट इनिशिएटिव है, ट्राई टू राइट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। सो आपका OECD प्लस UNDP का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, जहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, लगभग टैक्स एक्सपर्ट को इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा गाइड किया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर, फाइंड इट आउट UNDP के बारे में। UNDP क्या है, OECD क्या है, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा बहुत ब्रीफ करिए, बाकी अपना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका स्टैटिक भी कवर होता रहे ना। स्मार्ट क्लॉथ्स की बात करते हैं, तो हुआ क्या है, अभी एक स्मार्ट क्लॉथ बनाए गए हैं जिसमें सेंसर फिट कर दिए जाएंगे। वो जो सेंसर है आपके फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, वो बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वाईफाई और रेडियो वेव्स के थ्रू वो क्या करेगा, काम करेगा, जिससे आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग होती रहेगी, ठीक है। आप कार में हैं, घर पे हैं, कहीं पर भी हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ की इसके द्वारा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सिल्क बेस्ड है। किसने डेवलप किया है, तो आपके पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा ये चीज़ डेवलप की गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग, इसमें ऐसा इतना कुछ था नहीं, बाकी तो आपको पता है। जैसे ही आप किसी लाइव केबल के पास जाते हैं तो यहाँ पर एक ग्लव होता है, ठीक है, जो भी पार्ट होता है वो इल्यूमिनेट करने लगेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं,
इसको वॉश भी कर सकते हैं, मतलब जो आपका कन्वेंशनल वॉशिंग मशीन होता है उसमें वॉश भी करा जा सकता है। एंड ये वाटर असिस्टेंट है, डस्ट असिस्टेंट है, मतलब कोई भी चीज़ उस पर आके चिपकेगी नहीं, इस पर बैठेगी नहीं, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्मार्ट क्लॉथ्स। किसने डेवलप किया है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो देख लिया हमने। नाउ CCI प्रॉप्स गूगल फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक, अब आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आप टीवी डिवाइसेस खरीदते हैं, कई बार तो आपके फ़ोन में भी होता है, ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, यानी गूगल की जो एप्स होती है वो प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो अगर कोई चीज़ प्री इंस्टॉल्ड है, आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो होता नहीं, अगर आपने बाई चांस ट्राई किया होगा, ठीक है। मैंने भी कोशिश की, पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं। आई ट्राइड कि ये अनवांटेड ऐप है, इसको मैं हटा दूँ, तो वो डिलीट भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो, प्री इंस्टॉल करके किसी को दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक अनफेयर है ना, आप सबको इक्वल तो नहीं दे रहे हो। किसी का मन करता कोई मोजिला भी ले सकता था, ठीक, किसी का मन करता कोई दूसरा कोई सर्च इंजन डाउनलोड कर सकता था, बट क्योंकि प्री इंस्टॉल्ड है तो ये उसको क्या करता है, अनइक्वल ग्राउंड पे खड़ा कर देता है। रिमेंबर हम लोगों ने इक्वालिटी एंड इक्विटी को डिस्कस किया था इस तरीके से। तो वो क्या करता है, गूगल आपका यहाँ ऑलरेडी खड़ा है, दूसरा क्या है आपका थोड़ा डाउन पार्ट पे आता है। तो यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन का इफेक्ट है हमारा इकोनॉमी पे, उसमें आप इसको दे सकते हैं। कंपटीशन कमीशन ने क्या कहा है, गूगल के ऊपर एक प्रूव किया जाएगा कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किसमें, स्मार्ट टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग है कि गूगल अब वहाँ पर डोमिनेंट हो चुका है। जो भी आपके लाइसेंसेबल स्मार्ट टीवी डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें से प्राइमा फेसी है ना, मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन आपको मिल जाता है गूगल एप्लीकेशंस का, किसके तहत, टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत। तो इसी से इनको क्या होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। और इसी में प्रूफ की बात कही है किसने, आपके कॉम्पिटिशन कमीशन है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्ट के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है, दैट इज कंपटीशन एक्ट 2002। रिमेंबर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्ट के तहत कोई आता है तो वह सॉर्ट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म करता है। ये आपके मार्च 2009 की बात करते हैं तो उस टाइम पे इसको ड्यूली कंस्टिट्यूट किया गया था। चेयरमैन एंड जो मेंबर्स होते हैं वो उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फंक्शंस अभी आपने एक देख लिया है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। दूसरा अगर आप देखेंगे कंपटीशन एक्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो भी आपका MRTP एक्ट यानी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, भारत, अगर आपको पता हो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मोनोपोली मिली थी, तो कितना ज़्यादा बेसिक अगर आप देखेंगे मार्केट्स को उन्होंने कवर किया, कितना लॉस हुआ था बाकी लोगों को। तो उसी चीज़ को एक तरीके से हटाने के लिए, रिपील करने के लिए आपका लाया गया था कंपटीशन एक्ट 2002। एंड इसमें राघवन कमेटी की ये बेसिकली रिकमेंडेशन पे लाया गया था। अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, सरकारी कमीशन आपने पढ़ा होगा, तो ये राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आपके MRTP एक्ट को हटा के कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया, उसी के तहत इसको बनाया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप ऑल दिस। कोई नई बॉडी आई है तो क्वाइट देयर आर चांसेस कि वो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट क्राइसिस टू हिट सूनर देन फियर, ठीक है। अब आप UN क्लाइमेट साइंस एडवाइजर की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन आ गया है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। कमेंट सेक्शन में मन करे तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज यू पीपल आर है ना वेरी बिजी, किसी को टाइम नहीं मिलता है कमेंट में लिखने का, बट स्टिल पढ़ लीजिएगा, है ना। चलो, सो UN क्लाइमेट साइंस एडवाइजर ने क्या कहा है, आप कितना भी कंट्रोल कर लीजिए 2050 तक, यानी आफ्टर सर्टेन डिकेड जो क्लाइमेट का बेसिक अगर क्राइसिस देखेंगे वो और ज़्यादा क्या होने वाला है, हार्श होने वाला है, ठीक। तो कुछ क्रिटिकल पॉलिसी डिसीजंस भी अगर आप लेंगे तो उसके बाद भी इसको क्या करेगा, ये अफेक्ट करने वाला है। ये हमारे अर्थ पे जितनी भी लाइफ है सबको रिशेप करेगा। यानी अगर आप बहुत सारा कोशिश भी करते हैं प्लैनेट को टेम करने की, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने की, स्टिल आपको कुछ बेसिकली बहुत सारी एडवर्सरीज अर्थ पे देखने को मिल जाएगी। स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएंगे, डिजीज आपको देखने को मिलेगी, कोरोना ये वही हो रहा है, अनलिवेबल हीट हो जाएगी, इतनी हीट हो जाएगी आप उस पर रह नहीं सकते, इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक। और ये सारा कब तक होने वाला है, ऑब्वियस है ये 2050 तक हो जाएगा। कंसर्न क्या है कि जो भी डेंजरस थ्रेशोल्ड हमने सोचे थे, जो हमने एस्टिमेट किया था, उससे खतरा कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। कार्बन पॉल्यूशन की बात करिए तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे ये क्या है, लगभग अनअवॉइडेबल हो चुका है। तो इसी के लिए बेसिकली UN क्लाइमेट ने क्या किया, अभी साइंटिस्ट एडवाइजर ने अभी वार्न किया है। फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। कोस्टल सिटीज़ की बात करिए जो फ्रंट लाइन में आ जाएंगे, यानी जो भी कोस्टल सिटीज़ है क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, नॉर्मल से सोचिए अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, सी लेवल बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको होगा, कोस्टल सिटीज़ को होने वाला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वो वहीं पर फेस करेंगे। वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जो हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस के रूप में देखने वाला है। नाउ साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की, ये
लगभग 24 सितंबर 2013 को इसका फॉर्मेशन अनाउंस किया गया था आपके यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। कंपोजिशन की देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिनोन साइंटिस्ट जो होते हैं अलग अलग फील्ड से, नेचुरल, सोशल, ह्यूमन साइंसेस, वो यहाँ पर आते हैं। सेंट्रल फंक्शन क्या है आपके बोर्ड का, ताकि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट्स को प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस, थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा यूएन के बारे में। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ड्रोन सर्वे मैंडेटरी फॉर ऑल नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट। आपके जितने भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ड्रोन सर्वे मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। महीने में अगर आप देखेंगे तो आपका जो पूरा का पूरा डेटा होगा, यानी ड्रोन के थ्रू आपके नेशनल हाईवेज का सर्वे किया जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रोजेक्ट कितना बन चुका है, कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऑपरेशन कैसा हो रहा है, मेंटेन कितना कर रहे हो आप अपने हाईवेज को, ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी। और ये सारा डेटा आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल जिसका नाम है डेटा लेक, वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। अब क्योंकि ये डाटा आपका डिलीट नहीं होने वाला, तो आप इसको फर्दर स्टडीज़ में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपको कहीं कोई केस हो गया है, ठीक है, किसी ट्राइब्यूनल को ज़रूरत है, किसी कोर्ट को ज़रूरत है, तो वो सारा डेटा आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ड्रोन सर्वे मैंडेटरी, हर नेशनल हाईवे के लिए क्या कर दिया गया है, मैंडेट कर दिया गया, ठीक। सुपरविजन किया जाएगा, वो सारी चीज़ें एज सच, ठीक है, ड्रोन क्या क्या कर सकता है वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएगी। अब दूसरा हमने देखा, क्योंकि परमानेंट स्टोर है तो आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जो आपका नेटवर्क सर्वे व्हीकल है वो भी बेसिकली मैंडेटरी यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ताकि आप इसको क्या कर सके, पूरी तरीके से मॉनिटर कर सके। तो ईच एंड अराउंड ऑल अराउंड आपका सर्विलेंस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2020, है ना। व्हाट्सएप पे आया, पता नहीं कुछ अलग सी न्यूज़, 4 साल पहले का किसी ने वीडियो वायरल कर दिया और पता लग रहा है अरे सुनामी आ गई है या फिर ये हो गया है, वो रोड एक्सीडेंट हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है, दैट इज डिजिटल न्यूज़, है ना। और एक्चुअल जो न्यूज़ होती है वो, एंड एक जो न्यूज़ आप ग्रैस्प करते हो, हकीकत में क्या हो रहा है, यानी ट्रूथ क्या है ना, परसीव क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आई है, र्यूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 रिलीज़ की गई है। इंडिया को 46 कंट्रीज़ में 31 रैंक किया गया ट्रस्ट इन न्यूज़ में, ठीक है। कितना न्यूज़ में ट्रस्ट है आपको कि न्यूज़ सच है या झूठ है, उस पर बात करते हैं। तो इसमें इंडिया को 31 रैंक दी गई है 46 कंट्रीज़ में। लगभग 38 जो % रिस्पॉन्डेंट्स के उन्होंने क्या कहा है कि वो न्यूज़ को ट्रस्ट करते हैं ओवरऑल, सिर्फ 38%, है ना। तो दैट इज़ अ पार्ट, क्योंकि हम लोग फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड कर देते हैं, इसी वजह से बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। पहली बार इंडिया इस रिपोर्ट में फीचर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोबाइल फोकस मार्केट माना गया है। 73% जो आपके रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो स्मार्टफोन को एक्सेस करते हैं, यानी वो लोग किसी और सोर्स पर रिलाई नहीं करते न्यूज़ के लिए, कहाँ से लेते हैं, स्मार्टफोन से एक्सेस करते हैं। 82% की बात करते हैं वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया से, मतलब ऐसा मीडियम फॉलो कर रहा है जहाँ पर आपको रिलायबल न्यूज़ मिल ही नहीं सकती, व्हाट्सएप, यूट्यूब, है ना। एंड जितने भी टॉप गो टू प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर ये अपना न्यूज़ बेसिकली क्या करते हैं, उसको बोरो करते हैं, वहाँ से लेते हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस। दूसरा अगर बात करते हैं तो इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की बात करते हैं जो आपका चेन्नई में है, उसने र्यूटर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो स्टडी ऑफ जर्नलिज्म है, आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ में मिलकर क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, या इस रिपोर्ट को क्या किया गया, एक तरीके से एनालाइज किया गया है, बनाया गया। नाउ की हाईलाइट्स देख लीजिए। फिनलैंड में हाईएस्ट लेवल मिल जाएगा ओवरऑल ट्रस्ट का, यानी वहाँ के लोगों को जो भी न्यूज़ मिल रही है, जिस भी तरीके से न्यूज़ अवेल कर रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट न्यूज़ पे 65%, एंड यूएस में लोवेस्ट, दैट इज 29। इंडिया का आप देख चुके हैं, ठीक है, इंडिया को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, दैट इज 38%, एंड 73% की बात करते हैं वो मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हैं। सबसे ज़्यादा फिनलैंड, सबसे कम आपकी यूएस। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस साल किस पे फोकस किया गया है, ट्रस्ट इन न्यूज़ पे, द पैंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक प्रेशर, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा। थीम क्या था। नाउ राजस्थान की बात करते हैं। वाओ वाओ वाओ, राजस्थान, है ना, डेजर्ट, बीइंग अ डेजर्ट पार्ट, मोस्ट ऑफ द एरिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पानी की कमी मिलती है, बट स्टिल यहाँ पर 4th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग जितने भी एरियाज़ होते हैं, बीट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो उनको कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज पे मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने के बाद फिर क्या करते हैं, उनको टाइगर रिजर्व कर दिया जाता है डिक्लेयर। सो राजस्थान में माना जा रहा है कि जो रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टेक्निकल टीम ने नोट दे दी है कि अब आपको टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक आप छोटे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब आपको अपग्रेड कर दिया जा रहा है टाइगर सेंचुरी के रूप में। सो लेट्स स्टार्ट। में थोड़ा सा और बता दूं, इसमें टाइगर्स बेसिकली माने जा रहे थे कि इस सेंचुरी से 1999 में क्या कर चुके हैं, डिसअपेयर कर चुके हैं, बट धीरे 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 कंजर्वेशन प्रोग्राम बढ़ता चला गया, एंड उसके बाद ये जो रिजर्व एरिया है रणथंबोर टाइगर रिजर्व के
बफर जोन में क्रिएट होता है, ठीक है। इसका स्टेटस जो है वो बढ़ता चला गया एंड यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। 2013 में आपकी मुकुंदरा हिल सेंचुरी की बात करते हैं तो उसको तीसरे टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था, राजस्थान में नोटिफाई किया गया था ना। अब बारी किसकी है, इसकी आ चुकी है। यहाँ पर देखेंगे 1982 में फॉरेस्ट की बात करते हैं तो रामगढ़ विजधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको सेक्शन 5 के तहत वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। पार्ट ऑफ फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था 1951 में। यहाँ पर लगभग 8 विलेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट एनिमल्स मिल जाएंगे, लेपर्ड, चीतल, वाइल्ड बोर, स्मॉलर कैट, ठीक है। सो याद रखिएगा रामगढ़ विजधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये आपको याद होना चाहिए। 51 ऑल टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं आपके, अगर ये बन गया तो 52nd हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन एंड हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। आपका रणथंभौर पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ आई एम जस्ट गेटिंग इट आउट ऑफ माई माइंड, हाँ, रामसर साइट्स की बात करें तो क्या रामसर साइट है राजस्थान में? आई थिंक 2 हैं या एक भी नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। सो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सी इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मिस्टीरियस ऑफ सोलर कोरोना, ठीक है। मिस्ट्रीज ऑफ सोलर कोरोना, अब आपको पता है अगर आप सन की बात करते हैं, सन के साइड में आप जब कभी भी ग्रहण लगता है, क्योंकि मोस्टली जब आपका टोटल एक्लिप्स होता है तभी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ आपको फ्लेयर देखने को मिलता है, दैट इज सॉर्ट ऑफ कोरोना, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं ऑन बोर्ड इंडियाज चंद्रयान 2 मिशन, इसने आपके कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए हैं सोलर कोरोना एंड हेलियोफिजिक्स के रिगार्डिंग, ठीक। इंडिया का चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो इन्होंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं कोरोना के लिए, इसी न्यूज़ में है। सबसे आउटर मोस्ट जो सन का पार्ट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसी को हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक। ये बेसिकली छुप जाता है सन की ब्राइट लाइट में, ठीक है। सन की सरफेस में बात करते हैं तो ब्राइट लाइट की वजह से छुप जाता है, इसकी वजह से इसको हम ज़्यादा बेसिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ हम इसको तब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं जब हम टोटल सोलर एक्लिप्स को क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट एक्सरेज, बहुत सारे वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा। कोरोना की बात करते हैं, आयनस गैसेस होती हैं यहाँ पर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज अप टू 6000 केल्विन, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाता है। कोरोना इतना डिम क्यों होता है? क्योंकि जो भी कोरोना दैट रिचेस एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा, ठीक। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि सन की सरफेस से ये लेस डेंस होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो लाइट का पार्ट है वो थोड़ा सा डिम दिख जाएगा। तो जो लो डेंसिटी होती है वही कोरोना को आपको थोड़ा सा कम डिमर बना देती है एज़ कम्पेयर टू सरफेस ऑफ द सन, ठीक है। डेंसिटी कम है तो ऑब्वियस ही बात है, अब किसी भी चीज़ में आपने मान लीजिए किसी एक व्हाट टू से, है ना, बहुत सारा आपने कलर लिया एंड कलर को पानी में डिजोल्व कर लिया, आपने एक बॉटल कलर ली, 1 ग्लास पानी में डिजोल्व कर दिया, तो आप देखेंगे तो वो जो उसका कलर होगा थोड़ा डार्क नजर आएगा, लेकिन उसी में आपने क्या किया, पूरा जितनी भी आपकी बॉटल में कलर था उसे सिर्फ 1 ड्रॉप लिया, उतनी ही पानी में डिजोल्व किया, तो आपको कलर थोड़ा लाइट नजर आएगा। तो डेंसिटी कम है तो डिम हो रहा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो ब्राइट हो रहा है। सेम कोरोना के साथ में होता है, डेंसिटी कम है तो थोड़ा सा डिम है, डेंसिटी ज़्यादा होती तो यहाँ पर भी ये ब्राइट नजर आता। ना आगे आते हैं, कोरोना इतना ज़्यादा क्यों गर्म होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें लगातार अगर आप देखेंगे तो रिसर्चेस होती रहती है कोरोना के बारे में, ठीक है, कि क्यों ज़्यादा आपको हॉटर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखेंगे सन के सरफेस में। यहाँ पर हीट बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन की थ्योरी एक आपको देखने को मिलती है कि लगातार हीट बॉम्ब्स एक्सप्लोड करते रहते हैं जो एनर्जी एमिट करते रहते हैं, अगर आप देखेंगे किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, ठीक। इसी वजह से सन का कोरोना ज़्यादा हीट होता है। दूसरा सन के सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी आपको मैग्नेटिक फील्ड्स देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से भी जो अकाउंट करती हैं सन के कोरोना की हीटिंग की वजह से। एक और बात करते हैं, सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली को अफेक्ट करती है जो आपको कोरोना में मिल जाएंगे, एंड इसकी वजह से आपको लूप्स, प्लूम्स एंड बहुत सारे और फीचर्स जो हीट को अफेक्ट करते हैं वो देखने को मिलते हैं कहाँ पर, आपके सन के कोरोना पे। दूसरा, कोरोना की बात करते हैं तो इन्हीं की वजह से आपको सोलर विंड्स देखने को मिलती है। रिमेंबर, सोलर विंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसकी वजह से जो आपके जोवियन प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर वाले जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पर आपको गैसेस मिलती हैं, बट अंदर के जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पर उतना एटमॉस्फेयर, उतनी गैसेस नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सोलर विंड्स उनको क्या कर जाती हैं, ड्रैग करके ले जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। नाउ वापस आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे, सन स्पॉट्स हेल्प अंडरस्टैंड लाइफ अराउंड द स्टार्स, ठीक है। सन स्पॉट्स की बात करते हैं तो आप अगर देखेंगे सन स्पॉट्स क्या पार्ट होते हैं मुझे ये बताइए, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब हम लोग एक्लिप्स के बारे में पढ़ रहे थे, सन स्पॉट्स क्या होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड सन स्पॉट का आपके एक्लिप्स के साथ में क्या बेसिक फीचर है, ठीक है, क्या आपको इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है
बनता है, मतलब क्या रिलेशन है सन स्पॉट के बीच में एंड एक्लिप्स के बीच में, यानी सोलर एक्लिप्स हो रहा है उस समय सन स्पॉट का एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन है आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको 2-3 बार बताया हुआ है ये, एंड मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं कि ये जो आपके पार्ट देखने को मिलता है कि बहुत सारी आपकी थ्योरीज आती रहती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करती हैं, ठीक है। यानी जो सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है, सन की जो हीट होती है वो क्या होती है, रेडिएट होती है एक तरीके से। तो बहुत सारे छोटे छोटे आपको सोलर फ्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत लार्ज नंबर ऑफ सोलर फ्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं सन के अराउंड, एंड इनको हम लोग क्या कहते हैं, नैनो फ्लेयर्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नैनो फ्लेयर्स क्या होते हैं, दीज आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सोलर फ्लेयर्स, एंड इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो ये भी आपकी सन की पहली बार मेजर की गई है, किसके द्वारा, एक्सरे सोलर एक्सरे मॉनिटर, जिसको एक्सएक्सएम कहा जा रहा है, किसके द्वारा, इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के द्वारा। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस, एंड पहली बार आपको अबंडेंस देखने को मिल जाएगा एलिमेंट मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कहाँ पर, सोलर कोरोना के पार्ट पे। तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल जो हमें देखना था सोलर कोरोना के बारे में, ठीक है। ये सोलर ऑर्बिटर्स का पहला व्यू है जो हमें सन से मिल रहा है, एक्सएसएम के द्वारा लिया गया है, एंड यहाँ पर और ज़्यादा स्मॉलर स्केल फ्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं सोलर कोरोना पे, जो कोरोनल हीटिंग के लिए क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो कोरोनल हीटिंग क्या है, डेंसिटी कैसी है, किस वजह से वो अफेक्ट कर, हमने देख लिया। नाउ डेल्टा प्लस अ वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट जो है पहली बार इंडिया में डिटेक्ट किया गया था, जिसमें जो स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, आपने देखा है जो हमारा कोरोना वायरस है उसमें ऊपर की तरफ आपको स्पाइक प्रोटीन मिलते हैं। ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं इसका कंपोजिशन अलग होता है, उसके बेसिस पे इसके नाम अलग होते हैं, उसी के बेसिस पे आपका जो कोरोना वायरस है उसके म्यूटेंट यानी अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। डेल्टा प्लस की बात है तो इसमें जो स्पाइक प्रोटीन आपको मिल रहा है वो क्या है, K417N, ठीक, सिंपल K417N आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लगभग डेल्टा कोरोना वायरस की बात करते हो तो इंडिया में 40 केसेस अभी तक देखे जा चुके हैं, ठीक। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको इंडिया में देखने को मिला था पहली बार जून 11 की बात करते हैं, ठीक। सो वहाँ पर पहले आपको ये सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था, एंड ऐसा माना जा रहा है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट आपको इंडिया में मिला है ये स्पाइक प्रोटीन भी एक म्यूटेशन वर्जन है, यानी जो बीटा वेरिएंट आपने देखा था साउथ अफ्रीका में उसी का दूसरा म्यूटेंट वेरिएंट आपको ये कहाँ देखने को मिल रहा है, इंडिया में देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बेसिक अगर मैं बात बता दूं तो इतना हम लोग टेंस क्यों हैं, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट या जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप बहुत सारी एंटीबॉडीज ले भी रहे हैं, एक सिंगल एंटीबॉडी होती है वो किसी एक वायरस को अफेक्ट कर देती है, नलीफाई कर देती है, मार देती है, बट ऐसी बहुत सारी अलग अलग तरीके की आपने एंटीबॉडीज ले ली, उनका कॉकटेल बना लिया, कॉकटेल है ना, अलग अलग बेसिकली ड्रिंक्स वगैरह तो है ना सब अलग अलग बनती हैं, आप जूसेस ले सकते हैं अलग अलग तरीके के, उनको मिक्स कर दिया आपने, ऑरेंज जूस ले लिया उसमें ग्रेप्स ले लिया, दैट इज मॉकटेल, कॉकटेल्स होते हैं आपके। तो आपने अलग अलग एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल बनाया, उसको इस वायरस पे अगर आप बेसिक क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो भी ये वायरस क्या हो रहा है, एक तरीके से इनएक्टिव स्टेट में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए ये जो वायरस हैं आपके थोड़े से ज़्यादा खतरनाक मानने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन पर कोई इफेक्टिवनेस नहीं कर रहा है। आपने एक एंटीबॉडी का अलग अलग एंटीबॉडीज़ का मिक्सचर बना लिया, फिर भी ये बेसिकली क्या हो रहा है, नलीफाई नहीं हो रहे हैं। इसीलिए डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का थोड़ा सा ज़्यादा फेटल माना जा रहा है। नाउ स्मार्टफोन टू स्पॉट हार्मफुल बैक्टीरिया। अब आपके स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्वीडो मल्टीस्पेक्ट्रल एक तरीके की इमेजिंग है, ठीक है। जैसे आप फोटो कैमरा यूज़ करते हैं वैसे ही स्वीडो मल्टीस्पेक्ट्रल एक पर्टिकुलर टाइम की इमेजिंग टेक्निक है जिससे आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके स्किन की बात करते हैं, आपके माउथ की बात करते हैं, तो ये कैमरा क्या करेगा, आपके स्किन पे माउथ पे मिलने वाले बैक्टीरिया को क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही आप एलईडी लाइट्स को, ठीक है, आप जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें आपको पोरफायरिन मिल जाएगा। मान लीजिए कोई भी जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, मेटाबोलाइज करेगा, जैसे आपकी बॉडी क्या करती है, मान लीजिए ब्लड है, वो क्या कर रहा होता है, अलग अलग जगह पे आपके अलग अलग मटेरियल्स को, जो भी आप खाना खाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। आपने फैट खाया, उसका डाइजेशन होगा, तो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में। सेम जब बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा होता है तो उनके मेटाबॉलिज्म से एक बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है जिसको हम पोरफायरिन कहते हैं। यानी एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ, 2 4 में कन्वर्ट हुए, 4 8 में कन्वर्ट हुए, तो जब ये ग्रोथ कर रहे होते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको पोरफायरिन कहते हैं। जैसे ही पोरफायरिन पे एलईडी लाइट पड़ती है, ये पोरफायरिन आपका एक्साइट हो जाता है और रेड कलर का फ्लोरेसेंट लाइट एमिट करता है, ठीक है। यहाँ से एलईडी लाइट निकली, बैक्टीरिया की ग्रोथ पे पोरफायरिन पे पड़ी,
जैसे ही पड़ेगी ये रेड कलर की लाइट एमिट कर देगा एंड उसी से हमें पता लग जाएगा कि आपके माउथ में या स्किन पे क्या है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग स्मार्टफोन, जो आप क्या करेंगे, आपके बैक्टीरिया को भी स्पॉट कर लेंगे। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट इनोवेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे तो मिक्सचर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं एमसीए ब्रॉड एंड स्मॉल मीडियम कंपनी डेफिनेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस। सिंपल रखिए, अलग अलग कंपनीज होंगी, ठीक है। किसी को 10 रुपए का बजट बनाना है वो खुद ही बनाने का, किसी का 10 करोड़ का बजट है वो अकाउंटेंट को रख लेगा। सो अब जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एमसीए ने क्या किया है, आपकी जो मीडियम स्मॉल एंड कंपनी डेफिनेशन है अकाउंटिंग पर्पस से उसको क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया। पहले क्राइटेरिया क्या था, अगर आप देखेंगे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं, सो 10 करोड़ की अगर आपकी बोरोइंग है, 50 करोड़ का अगर आपका थ्रेशोल्ड सोल्स है, तब आपको क्या माना जा रहा था कि आप एमसी में है। बट अब अगर आप देखेंगे तो आपका जो सेल है 250 करोड़ एंड बोरोइंग को 50 करोड़ कर दिया गया है। अगर आप स्मॉल मीडियम कंपनी में क्या करना चाहते हैं, एनलिस्ट होना चाहते हैं, बस इतना सही है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत एज सच नहीं है। अभी फिलहाल आप इतना ही समझिए, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज़ आर्टिकल 24 जून के रिगार्डिंग एंड दिस इज थैंक यू। ये THANKU है ना, इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। सो लेट्स रिवाइज एमसीए के बारे में हमने देखा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक बार देख लीजिएगा, उसका क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। स्मार्टफोन की बात करते हैं जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया स्पॉट किया जा रहा है। केमिकल कौन सा रिलीज होता है, दैट इज पोरफायरिन, ठीक। डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करते हैं, K417 स्पाइक प्रोटीन में डिफरेंस देखा गया है। साउथ अफ्रीका के वायरस का ही थोड़ा सा वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है। सोलर ऑर्बिटर, यहाँ पर हमने कोरोनल फ्लेयर्स के बारे में पढ़ा, कोरोनल हीटिंग के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता लग रहा है, सोलर कोरोना के बारे में थोड़ी सी मिस्ट्रीज देखने को मिल रही है। राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ बनने वाला है। तीसरा अगर याद करते हैं तो मुकुंद हिल्स बना था, ठीक। 52nd इंडिया का हो जाएगा। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट, इंडिया की रैंकिंग 31 है, फिनलैंड सबसे ऊपर, यूएस सबसे नीचे है, ठीक। देन आते हैं ड्रोन सर्वे मैंडेटरी, NHAI के द्वारा कर दिया गया है। डेटा लेक के बारे में बात करते हैं। देन वापस आते हैं क्लाइमेट क्राइसिस, थोड़ा सा ज़्यादा इस बार हार्श होने वाला है, ठीक। CCI प्रोब क्या कर रहा है, गूगल को थोड़ा सा अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए एंटी कॉम्पिटिटिव। स्मार्ट क्लोथ्स की बात कर रहे हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स TIWB प्रोग्राम, इंडिया प्लस भूटान। देन आते हैं सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, ये भी आपके टैक्सेस के रिगार्डिंग हमारे इंडिया की एक पार्ट है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट सेंट विंसेंट के बारे में देख लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताई है उसको भी कवर कर लीजिएगा ताकि आपका स्टैटिक भी कवर होता जाए, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ 24 जून। नाउ कंपाइलिंग ऑफ द क्लास, मीट यू ऑल टुमारो। थैंक यू एवरीवन।